हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड की। एक ऐसा समय था कि जब दोस्तों आप राजरत्न ग्लोबल वायर के चार्ट को देखेंगे तो चार्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हुआ करता था। वो आप स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके बाद कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड में है और अभी स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले जोन की। आखिर क्या हो रहा है कि कंपनी ने अब डाउन ट्रेंड इसका खत्म हो गया, कंसोलिडेशन के साथ भी आप देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ में एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन और स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कंडीशन में है। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी कंपनी के साथ में ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी दोबारा से रिकवर करने की कंडीशन में है। दोस्तों, यही समय होता है जब आप स्टॉक को एक अच्छे प्राइस पर बाई कर सकते हैं, अच्छे वैल्यूएशन पर आप प्राइस को इसको स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको यही इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर चल क्या रहा था कंपनी के अंदर और अभी ऐसा क्या हुआ कि कंपनी इतना बूस्टअप कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राजरत्न ग्लोबल वायर का पहले बिजनेस हम समझते हैं। दोस्तों, बिजनेस है इनका दो तरह से बिजनेस मिलता है। एक हाई कार्बन स्टील वायर ये सेल करते हैं और एक टायर बीड वायर करते हैं। जो मोस्टली बिजनेस है दोस्तों इनका टायर बीड वायर का है। एक टायर बीड है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि वायर लगे होते हैं। वो वायर की मोनोपोली इंडिया में लगभग राजरत्न ग्लोबल वायर की है। और भी छोटी कंपनियां हैं जो कि अभी तक मार्केट में ज़्यादा लिस्टेड नहीं है और ना ही उनके पास में इतना बड़ा कस्टमर बेस है, इसलिए इसकी एक मोनोपोली टाइप का आप कह सकते हैं। हाई कार्बन स्टील वायर में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये भी बनाते हैं। ये इनके इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन टू इंजीनियरिंग में भी यूज किया जाता है इनका। ये अभी मैं इसके प्लांट की बात करता हूँ तो दोस्तों इनके पास में प्लांट हैं, 3 प्लांट हैं इनके पास में। एक इंदौर में है जिसकी कैपेसिटी 72,000 है, एक चेन्नई में है इसकी 30,000 है। दोस्तों, टोटल अगर देखा जाए तो ये 60,000 की है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, ये इनकी यहाँ पर अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है केवल 50 to 60% यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया 30,000 टन पर एनुअल की है। और वहीं थाईलैंड में देखा जाए तो ये 60,000 टन पर एनुअल की है। और दोस्तों, अगर आप बात करेंगे इसमें हुआ क्या है इस बार, अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मैं Q2 FY25 का रिजल्ट दिखाता हूँ। 17,174 लाख का सेल हुआ था इनका और अभी हुआ है दोस्तों ये 20,816 लाख का हुआ है। आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर 21% का उछाल देखने को मिला है हमें यहाँ पर। और सेल्स वॉल्यूम थाईलैंड में अगर आप देखेंगे ये जो 11,541 होता था ये 12,071 हो गया, इसमें 5% की वृद्धि हमें दिखाई दी है। सेल्स वॉल्यूम टोटल में देखा जाए तो टोटल 15% तक का वॉल्यूम हमें 15% तक का उछाल हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यानी सेल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे टोटल तो इसमें 15% से कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर आप Q1 FY26 में देखेंगे तो यहीं से पता चल गया था कि 28,000 से 32,000 यही इस स्टॉक के प्राइस की एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि आखिर कंपनी ने ऐसा क्या किया है, किसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों आप देखते हैं तो 1905 से लेके 2055 यानी 8% तक की वृद्धि हमें इसमें दिखाई दी। वहीं दोस्तों आप इसके ईबिटा मार्जिन में देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन में इनको यहाँ पर थोड़ा सा एक माइनस की वृद्धि दिखाई दी है। और इन्होंने बोला है इसमें कि दोस्तों ये वाले जो मार्जिन है अभी सेट रहने वाले हैं, यानी लंबे समय तक ये 13 से 15% के मार्जिन को मेंटेन करने का इन्होंने बोला गया है। तो दोस्तों ये थी इसकी एक वजह कि इसमें हुआ क्या है। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में आगे बात करता हूँ। अगर आप क्लाइंट बेस की बात करेंगे, जो भी टायर आप इंडिया में देखते हैं, चाहे वो अपोलो का हो, चाहे वो MRF का हो, मैकलेन का हो, दोस्तों C8 का हो, ये जितने बड़े भी प्लेयर हैं वो सब दोस्तों इसी के साथ राजरत्न ग्लोबल वायर के साथ में जुड़े हुए हैं। अब मैं राजरत्न ग्लोबल वायर की ये कहानी समझा देता हूँ। फंडामेंटल आप देखेंगे दोस्तों बहुत छोटी कंपनी है, आप स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। 41 का PE है। इंडस्ट्री PE देखा जाए तो वो 32 का है। ROC 14 मिल रहा है, ROE 11 मिल रहा है दोस्तों। और अगर डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो कंपनी के पास में कर्जा कुछ नहीं, EPS 11 का EPS भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर दोस्तों इसमें बात करूंगा मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, अगर आप इसमें सेल देखेंगे तो कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी सेल ही नहीं हो रही थी। सेल की वजह से ही हमें स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर मैं देखता हूँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी 153, 130, 94, 77 और 77 ये वाला एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ से लगातार कंपनी ने एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यानी लगातार चीज़ें कम होता जा रहा था इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। नेट प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट भी कम हुआ था, लेकिन अभी क्या है, अभी कंपनी एक अच्छे
अपने आप को इनकी सेल भी मैंने आपको दिखाया Q1 और Q2 FY26 में सेल में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। इसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बैलेंस शीट में देखा जाए तो वही दोस्तों रिजर्व कंपनी के पास में 553 और 373 की बोरिंग है, यानी आप कह सकते हैं कंपनी एक डेप्ट फ्री है। कैश फ्लो में देखा जाए तो दोस्तों कैश फ्लो से तो कंपनी पता चल रही इतना बुरा कंडीशन होने के बाद भी कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी उनसे भी कैश पॉजिटिव में जनरेट कर रही थी, तो कैश फ्लो भी कंपनी के पास में ठीक है। दोस्तों डेप्टर डेज देखे जाए तो 71 डेप्टर डेज भी इनके पास में कोई ज़्यादा नहीं है। इन्वेंट्री डेज 68 में। इन्होंने बताया कि इन्वेंट्री डेज क्या है कि इनका जो सामान है ना वो एक्सपोर्ट होता है फॉरेन के लिए, तो वहाँ से पैसे आने में उन्होंने बताया 120 से लेके 150 दिन तक का समय लग जाता है वहाँ पर इनको। तो सेम उसकी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल में भी 59 डेज लग रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज आप देख रहे हैं 22। आरओसी में अगर आप देखें तो आरओसी शुरू में बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन 27, 18, 14 अभी ये मार्च 2025 का आप देख रहे हैं, अभी आरओसी में इसके में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी 65% अभी तक प्रमोटर ने स्टार्टिंग से मेंटेन किया है। एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी इस क्वार्टर में सितंबर 25 में बढ़ी है, और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो डीआई ने भी इसमें अपनी स्टेक को बढ़ाया है, और यहाँ पर भी पब्लिक के पास में भी इनकी एक स्टेक है। वहीं दोस्तों मैं जो बड़े 3 रीजन है वो बताऊंगा। कंपनी का 3 ईयर्स का टारगेट है दोस्तों 1,80,000 से लेकर 2,000 टन बिजनेस इनको एक्सपेक्ट करना है। और दूसरा क्या है, इनका 2,000 करोड़ रेवेन्यू का है दोस्तों टारगेट, इनका 2,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट है। और अगर आप देखेंगे इन्होंने बताया कि जो हमारे जो कंपटीटर है ना दोस्तों वो 15 से 20% की कैपेसिटी पर अभी चल रहे हैं, और इनको 60 से 65% लाने के लिए अभी बहुत लंबा समय लगेगा। ये इन्होंने बताया है कि अभी इनके जो कंपटीटर हैं केवल 15 से 20% की कैपेसिटी पर हैं, और इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। होता क्या है ना कि जब छोटी कंपनी आती हैं तो उन पर बड़ी जो कंपनियां जैसे मैंने बताया एमआरएफ, सीएट, तो ये इन पर एक विश्वास बनाना एक बहुत बड़ा इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसलिए राजरत्न ग्लोबल वायर के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि वो भी यहाँ से अपनी मार्केट में और अच्छी बढ़त बना सकते हैं। कंपनी का मार्जिन उन्होंने बताया 13 से 15% मार्केट के आसपास रहने के एक्सपेक्टेशन है। प्राइस रियलाइजेशन प्रीमियम कस्टमर जैसे यूरोप, यूएस के बारे में भी ऑप्टिमिस्ट है। और दोस्तों इसके बाद चाइना की बीड वायर एक्सपोर्ट पर एंटी डंपिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट है, लेकिन राजरत्न थाईलैंड में प्रॉफिटेबिलिटी कम्पीट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, इसकी वजह से दोस्तों इस स्टॉक में हमें एक अभी अच्छा सा अभी चार्ट क्या है, चार्ट ने बोल दिया है। चार्ट में अभी आपको वॉल्यूम के साथ चार्ट एक अप ट्रेंड कंडीशन में आपको दिखने लगा है, तो इससे पहले फंडामेंटल समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। चेन्नई प्लांट की यूटिलाइजेशन मैंने बताया दोस्तों 60% की यूटिलाइजेशन है, और इन्होंने बोला है कि 20 से 25 करोड़ कैपेक्स एलोकेट किया गया है, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। सेकंड प्लांट की फुल कैपेसिटी होने पर भी एक्सपेक्टेड है। वायर रोप सेगमेंट में भी ये 70 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दोस्तों कंपनी कर रही है। प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा, और इसका भी सेगमेंट लगभग 12 से 15,000 टन का रहने वाला है। और कंपनी इस क्वार्टर में 20% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जिसमें सब्सटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया और थाईलैंड दोनों में हुआ है। चेन्नई प्लांट के अप्रूवल बढ़ने पर ग्लोबल एक्सपोर्ट में भी ट्रैक्शन मिला है, और एबिटा लगभग पहली बार 40 करोड़ के आसपास पहुंचा है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली लेवल पर है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम अब मंथली इन्होंने बताया कि ये जो मंथली है 2200 से लेकर 2300 टन के साथ में अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपोर्ट को FY27 में 40,000 टन तक ले जाना है। अगर आप 2000 से भी देखते हैं 12 दूनी 24, लगभग 24,000 टन इनका अभी फिलहाल जो एक्सपोर्ट है 24 से 30,000 के बीच हो रहा है, और उन्होंने बताया कि इसको हम FY27 तक यानी नेक्स्ट ईयर तक अपना ये 40,000 टन तक ले जाने के इनके टारगेट है। अब दोस्तों कई चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। एक तो 40,000 का इनका टारगेट हो गया एक्सपोर्ट का, और दूसरा क्या है कि इनका चेन्नई का प्लांट बना है वो हुआ। थाईलैंड में इन्होंने चाइना को कम्पीट किया, एक पॉइंट इनके पास में ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों ये वायर रोप जो बना रहे हैं जिसमें 74 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया इनके लिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इससे क्या होता है कि इससे चीज़ें कंपनी का एक जो है मार्केट में एक अपनी जो स्टेबिलिटी है वो कंपनी बनाए हुए है, और कंपनी के पास में भी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को यहाँ से बनाने की। तो दोस्तों ये था इसका एक राजरत्न का एक संपूर्ण एनालिसिस। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।